हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो एसएसटी में आपका इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है मैं उसका ऑल सिलेबस आपको करवा रही हूँ। इसमें दो टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नेशनल इनकम का और कंजप्शन फंक्शन का। आज मैं आपको इस लेक्चर में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को कवर कराऊंगी। बहुत ही इजी टॉपिक है और आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, कीमत स्तर में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में कमी, साधारण भाषा में महंगाई का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, पहले आप 100 रुपये से क्या कर पा रहे थे, 100 रुपये से 110 रुपये जितना सामान खरीद पा रहे थे, लेकिन आप अब उस 100 रुपये से 90 रुपये जितना सामान खरीद पा रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि कीमत स्तर बढ़ गया है और मुद्रा के मूल्य में कमी हो गई है। ठीक है, अब देखिए इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्यों होता है। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से चलनस्फीति होती है। मार्केट में या देश में मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो जाता है राष्ट्रीय बैंक या किसी भी बैंकिंग संस्था के द्वारा, तो उससे क्या होता है, चलनस्फीति बढ़ जाती है, यानी लोगों के पास चलन के लिए ज़्यादा मुद्रा आ जाती है। ज़्यादा मुद्रा आ जाती है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, चलनस्फीति कहते हैं। अब यहाँ पे है उदार रणनीति के कारण साक्षस्फीति। उदार रणनीति क्या होती है, बैंक 10% की ब्याज दर पे अगर लोन दे रहा था पहले, अब बैंक ने कहा कि हम आपको 5% की ब्याज दर पे लोन देंगे। तो क्या करेगा, हर व्यक्ति जाएगा और लोन ले लेगा। लोन लेके क्या करेगा, अपना उपभोग बढ़ाएगा, यानी कि क्या हो गया, स्फीति हो गई मार्केट में, पैसा एकदम से बढ़ गया, लोग ज़्यादा खर्च करने लग गए। तो जो बैंकिंग सिस्टम से जो होता है वो क्या होता है, साक्षस्फीति होता है। आगे देखिए, वस्तुओं के उत्पादन लागत बढ़ने से लागत प्रेरित स्फीति होती है। प्रोडक्शन चल रहा है, अब प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, मजदूर हो गए, ब्याज हो गया, ठीक है, मतलब मजदूर को जो वेज दी जा रही है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, उद्यमी जो है उसका जो पेमेंट मिल रहा है, बिल्डिंग का किराया है, ये सब उनकी फैक्टर की कॉस्ट बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ, उत्पादन की लागत बढ़ गई। अब लागत बढ़ने से भी स्फीति बढ़ गई, है ना। और इसको कहा जाता है लागत वाली स्फीति, यानी कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स की कॉस्ट बढ़ने से उसकी जो है क्या है, पैसे की मात्रा ज़्यादा हो गई है मार्केट में, क्योंकि इनकम फैक्टर्स जो हैं उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा खर्च करेंगे, है ना। अब देखिए, बजट घाटा पूरा करने के लिए बजटीय स्फीति होती है। बजट घाटा क्या होता है, सरकार है, सरकार के पास इनकम के लिए या तो ऋण ले सकता है, मतलब कि जैसे ज़्यादा सोशल सर्विसेज होती है, सरकार ज़्यादा खर्च करती है किस पे, अपने देश के लोगों पे, बजट का घाटा बनाती है, घाटा का बजट बनाती है या बजट घाटा बनाती है, एक ही बात है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है। मान लीजिए कि सरकार है, अब सरकार क्या करती है, सबको पेंशन देती है। कोई बुजुर्ग है, उसको बुजुर्ग की पेंशन मिल रही है, कोई विधवा है, उसको विधवा पेंशन मिल रही है। तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है, ये सारा पैसा या तो लोगों से लेगा, बैंक ऋण लेगा, या फिर किससे लेगा, आरबीआई से लेगा या विदेशों से लेगा। अगर लोगों, अपने देश के लोगों से ले लेता है ये सरकार पैसा, तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी। और अगर यही चीज़ वो आरबीआई से पैसा लेके पूरा करता है, आरबीआई से पैसा लेके सोशल सर्विसेज में पैसा खर्च करता है, तो इसको बजटीय स्फीति कहा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे चलिए।
आगे हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति की अवस्थाएं क्या है। मुद्रास्फीति की अवस्थाओं में रेंगती स्फीति क्या होती है? कीमतें जो है, कीमतें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, कीमतें क्या होती है? मुद्रा की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है उसकी अपेक्षा कम है, तो रेंगती हुई स्फीति है। चलती स्फीति क्या है? जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि हुई उसी अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई, तो उसको कहेंगे चलती स्फीति। अब दौड़ती स्फीति क्या होती है कि इसमें जो है महंगाई या इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल कर नहीं पाती है और देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या हैं। मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव है? उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। कैसे लाभ होता है? कैसे लाभ होता है आप बता सकते हैं? थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखिए। चलिए मैं बताती हूँ। उत्पादक वर्ग को इस तरीके से लाभ होता है क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो उत्पादक को जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको ज़्यादा अभी प्रेरणा मिलेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे मेरा भी प्रॉफिट बढ़े और लोगों की डिमांड भी पूरी हो। ठीक है, ऋणी को लाभ होता है, ऋणदाता को हानि होती है। जिसने ऋण लिया है उसको हमेशा लाभ होगा और ऋणदाता को हानि होगी। जिसने ऋण दिया है उसको हानि होगी। निश्चित वेतन भोगी जो है उसको हानि होगी। निश्चित वेतन भोगी को हानि इसलिए होगी क्योंकि उसकी जो निश्चित इनकम आ रही है उससे वो कम चीज़ें खरीद पा रहा है ना। क्योंकि क्या हो गया, मुद्रा का मूल्य कम हो गया। अब किसी की इनकम 10,000 है तो 10,000 में वो कम कंजप्शन कर पा रहा है, जितनी वो पहले करता था उतना नहीं कर पा रहा है क्योंकि मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती है, गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है और देश का जो ट्रेड होता है वो विपक्ष में चला जाता है। अब देखिए मुद्रास्फीति के नियंत्रण के क्या उपाय हैं। मुद्रास्फीति के राजकोषीय उपाय क्या है? एक तो संतुलित बजट बनाना। देश की सरकार को बजट जो है वो संतुलित बनाना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा आरबीआई से या विदेशों से ऋण लेके जो सोशल वर्किंग जो है, जो भी ट्रांसफर्ड पेमेंट्स होते हैं उनको अपने जो नॉर्मल इनकम सोर्स जो है उससे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करना चाहिए। सरकार जो है सार्वजनिक व्यय करती है, रोड पे, पुल पे, कुएं है, बावड़ियाँ है, बांध है, ये सब जो बनाती है उस पे व्यय पे नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लोगों की इनकम में बहुत एकदम से अचानक बढ़ाई नहीं हो जाए और एकदम से अचानक कमी नहीं हो जाए, तो नियंत्रित तरीके से काम करना चाहिए। प्रगतिशील करारोपण का मतलब है जिसकी जितनी इनकम है उस हिसाब से उससे टैक्स लेना चाहिए। मान लीजिए किसी की 1 करोड़ इनकम है तो उस हिसाब से उस पर टैक्स इम्पोज करना चाहिए, और किसी की 1 लाख इनकम है तो उस हिसाब से टैक्स इम्पोज करना चाहिए। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। सार्वजनिक ऋण क्या होता है? देश की जो गवर्नमेंट होती है वो देश के लोगों से ऋण लेती है ना। पैसा उनसे ले लेती है लोगों से, तो उससे क्या होता है, देश के लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो किसके हाथ में आ जाती है? गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। और बचत प्रोत्साहन करना चाहिए। मौद्रिक उपाय की बात करें तो नोट निर्गमन के जो नियम होते हैं उनको कठोर बनाना चाहिए, और कठोर साख नीति यानी कॉमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी होती है उसको कठोर करना चाहिए। अब देखिए डिफ्लेशन क्या होता है। अभी हमने इन्फ्लेशन पढ़ा, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति के विपरीत अवस्था है, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है। इन्फ्लेशन में हमने क्या देखा था कि मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं सेवाओं का मूल्य बढ़ता है।
यहाँ पे उल्टा है कि मुद्रास्फीति, मुद्रा जो अपस्फीति है, डिफ्लेशन है, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, वस्तुओं सेवाओं का मूल्य घट रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है। अब जो ये डिफ्लेशन है उसको रोकने के क्या उपाय है? यहाँ पे मुद्रा अपस्फीति है बच्चों, ये मुद्रास्फीति जो किया गया है ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये वाला जो मुद्रास्फीति है इसको आप मुद्रा अपस्फीति करेंगे, यानी कि डिफ्लेशन करेंगे। अब मुद्रास्फीति को रोकने का क्या उपाय है? मौद्रिक उपाय की बात करें तो अधिक मुद्रा निर्गमन करना चाहिए। देश में क्या हो गई है? मंदी हो गई है, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगी सरकार? पैसा ज्यादा निर्गमन करेगी, है ना, और साख में विस्तार यानी कि क्रेडिट क्रिएशन करेगी। लोगों को जो ऋण देने की जो पॉलिसीज हैं उनमें चेंजेस लाएगी। राजकोषीय उपाय की बात करें तो सार्वजनिक जो व्यय होते हैं उनमें क्या होगा? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी, करारोपण में कमी होगी, ऋणों का भुगतान किया जाएगा और आर्थिक सहायता व अनुदान दिए जाएंगे, ठीक है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने से क्या होगा? इनकम फैक्टर जो भी हैं उनके पास इनकम ज़्यादा जाएगी, पैसा ज़्यादा जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। करारोपण में कमी, अगर टैक्सेस में कमी हो जाएगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा खर्च करेंगे। ऋणों का भुगतान, जो सरकार ने लोगों से ऋण ले रखे हैं अगर वो ऋण वापस चुका देगी तो लोगों के पास पैसा चला जाएगा। पैसा जाने से क्या होगा? उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और आर्थिक सहायता व अनुदान देना चाहिए। अब देखिए रिफ्लेशन क्या है। रिफ्लेशन होता है वह स्थिति जिसमें जानबूझकर मुद्रा व साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु व सेवाओं के मूल्य में वृद्धि की जाती है। रिफ्लेशन का मतलब होता है जानबूझकर इन्फ्लेशन को बढ़ाना, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है? देश के विकास के लिए किया जाता है ना। जब एक विकासशील देश होता है उसके लिए संस्फीति या रिफ्लेशन का प्रयोग किया जाता है। संस्फीति सुधार के रूप में अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति परिस्थिति जन्य व अनियंत्रित होती है। मुद्रास्फीति कोई एक गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता उसके अंदर, वो अपने आप ही प्राइस लेवल बढ़ता है उसमें। डिसइन्फ्लेशन की बात करें तो स्फीति के वेग को रोकने के उपाय किए जाते हैं। यानी कि डिसइन्फ्लेशन क्या है कि जो स्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, उसको रोकने के जो उपाय किए जाते हैं उसको डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन सबसे खतरनाक स्थिति होती है जिसमें कीमतें बढ़ती हैं, आर्थिक विकास रुक जाता है और मतलब बेरोजगारी भी होती है। तो मतलब क्या है कि देश के लिए सबसे जो खराब स्थिति होती है वो ये स्टैगफ्लेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो कीमतें बढ़ रही हैं, ऊपर से देश का विकास नहीं हो पा रहा है, तीसरा देश में महंगाई, बेरोजगारी और उत्पादन की स्थिरता हो जाती है। तो ये सारी चीजें होने से क्या होता है कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।